रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के इस पार्ट में हम करेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट दिया जाता है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी अमाउंट को या तो पे कर दिया जाता है या तो उसकी लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उसके लोन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, पहले हम सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम मूव ऑन करेंगे थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हम शुरू करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें उसको दी जानी चाहिए जिससे उसका मतलब अमाउंट जो ड्यू है उसकी तरफ वो आएगा। क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो दैट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि कैपिटल्स लायबिलिटी इनकम इंक्रीज होते तो क्रेडिट होते, तो क्रेडिट बैलेंस है तो दैट मीन्स उसका पॉजिटिव बैलेंस है। शेयर इन द गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इससे भी इसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, जो भी अमाउंट उसको ड्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में उसका पार्ट है जिससे उसको दी जाने वाली अमाउंट बढ़ जाएगी। गुडविल में उसको शेयर दिया जाएगा। प्रॉफिट जब तक वो रिटायर हुआ है, पिछले साल की क्लोजिंग डेट से लेकर अब तक जब तक वो रिटायर हुआ है, जैसे सपोज 31 मार्च को आया क्लोजिंग, सपोज 2023, और वो रिटायर हुआ है 30 सितंबर 2023, तो इन 6 महीनों में उसने काम किया है पार्टनरशिप में, तो इन 6 महीनों के अंदर जो भी उसके प्रॉफिट्स का शेयर होगा वो उसको दे दिया जाएगा। उसकी कोई सैलरी होगी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट उसको दे दिया जाएगा। तो इन सारी अमाउंट से उसको दी जाने वाली अमाउंट बढ़ जाती है। और कौन कौन सी अमाउंट से उनकी उसके दी जाने वाली अमाउंट कम होती है, अगर उसके कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस हैं, मतलब नेगेटिव बैलेंसेस हैं। अगर उसने कोई ड्राइंग्स की हुई है और उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने चार्ज किया है तो वो, अगर उसने लोन लिया है कोई फर्म से तो उससे भी उसका दी जाने वाली अमाउंट कम हो जाती है। अगर कोई लॉसेस में उसका पार्ट है तो उससे भी उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन से भी उसकी अमाउंट कम हो जाएगी। तो इन इन चीज़ों से उसको दी जाने वाली अमाउंट कम हो जाती है। तो जो भी नेट अमाउंट आती है रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए, उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया तो उसके कैपिटल का अगर मान लो क्रेडिट बैलेंस आता है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस आता है इन सब चीज़ों की एडजस्टमेंट करने के बाद, तो उसको क्लोज करने के लिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और उसको रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके लोन अकाउंट में। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया तो उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे, फिर हम उसका लोन अकाउंट बनाएंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो हम उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। और अगर क्वेश्चन में लिखा गया कि उसको साथ ही साथ पे कर दिया गया तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट पैसे दे देंगे उसको। अगर कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर के कैपिटल का डेबिट बैलेंस आया है, मतलब उसको देने नहीं है फर्म को पैसे, बल्कि उससे रिकवर करने हैं, दैट मीन्स उसके कैपिटल का डेबिट बैलेंस आया है, तो इसको क्लोज करने के लिए हम उसके कैपिटल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और उससे पैसे ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से क्लोज करेंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो उससे पैसे रिकवर कर लेंगे। जब हम क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो उसके रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करते हैं और उसको पे भी करते हैं। इसकी एंट्रीज मैं तब बताऊंगी जब हम इसके साथ के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको इजी हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है MNG वर्क पार्टनर्स।
in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. तो on 31st March 2016 their balance sheet was as under. उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, तो क्या क्या उसको अमाउंट हमें देने हैं। हम एडजस्टमेंट पहले करेंगे, बाद में बैलेंस शीट को करेंगे। तो एडजस्टमेंट में am retired on the above date and it was agreed that debtors of 2000 will be written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for bads and revaluation account will be maintained. तो सबसे पहले तो हम प्रोविजन अकाउंट बना लेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रोविजन अकाउंट बनाना सही रहता है, हमें कोई हिडन इंफॉर्मेशन होती है तो वो भी मिल जाती है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ओल्ड प्रोविजन को हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल एंड प्रोविजंस का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आ जाएगा आपका 5000। अभी है 2000 के डेटर्स ऑफ 2000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स को हम प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाते हैं। तो टू बैड डेट्स अकाउंट 2000 and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. प्रोविजन बनाना है 5% का। तो लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि हम क्या करते हैं कि डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करते हैं एडजस्टमेंट्स वाले, और फिर उसके ऊपर हम प्रोविजन बनाते हैं। ये है डेटर्स 45,000, इसमें से हम ये वाले 2000 माइनस कर देंगे बैड डेट्स जो कि एडजस्टमेंट में दे रखे हैं। तो 43,000 के ऊपर हम 5% से प्रोविजन बनाएंगे नया। तो लिखेंगे क्या, टू बैलेंस कैरी डाउन 5% ऑन 43,000। तो ये आ जाएगा आपका 30521। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4150। इधर का टोटल ज़्यादा है 5000, तो 5000 इधर का करने के लिए बैलेंसिंग फिगर आ रही है 850 की, जिसको कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो प्रोविजन अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे वो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आए चाहे वो क्रेडिट साइड पे आए। अब इसको हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसी को लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 850। आगे का कर लेते हैं। अब है पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो पेटेंट्स थे हमारे 30,000 के, तो पूरे के पूरे खत्म हो गए, यानी कि डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन एसेट आता है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे, इंक्रीज इन लायबिलिटी आता है डेबिट साइड पे, यानी जिससे फर्म को लॉस हो रहा हो, माइनस हो रहा हो तो डेबिट पे आता है, बेनिफिट हो रहा हो तो क्रेडिट पे आता है। यानी कि इंक्रीज इन एसेट आएगा क्रेडिट पे और डिक्रीज इन लायबिलिटी आएगा क्रेडिट पे। तो अभी पेटेंट्स कम हो रहे हैं, एसेट कम हो रही है, तो टू पेटेंट्स अकाउंट पूरे के पूरे खत्म हो गए, वैल्यूलेस हो गए, तो 30,000 पूरे का पूरा 30,000। आगे है स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। तो ये तीनों एसेट्स भी कम हो गए, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट। तो स्टॉक है 5% से तीनों। स्टॉक है हमारा ये है 50,000 का, तो 50,000 का 5% होता है 2,500, कम हो गया इतने अमाउंट से। मशीन है 1,50,000, 5% होता है 7,500 इसका। बिल्डिंग है 1 लाख की, इसका 5% होता है 5,000। तो जितने जितने अमाउंट से कम हो गए हम इसको यहाँ पे दिखा देंगे, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड पे इन सारी एसेट में से जितना जितना डिक्रीज हुआ उतना उतना माइनस कर देंगे। जैसे कि स्टॉक 50 का है, 50,000 का,
तो उसमें से 2500 माइनस करेंगे। सिमिलरली मशीनरी और बिल्डिंग की अमाउंट भी उनकी बुक वैल्यू में से माइनस करके दिखाएंगे। An unrecorded creditor of 10,000 will be taken into account. एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो दैट मीन्स लॉस हो गया, तो डेबिट साइड पे दिखाएंगे। तो लिखेंगे क्या, टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000 का अब हमें लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसको दिखा देंगे। NNG will share the future profits in the ratio of 2:3, तो इनकी न्यू रेशो दे रखी है, ये थी इनकी ओल्ड रेशो 5:3:2। तो गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एम्स रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 3 लाख। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं और फिर उसको उसका शेयर दे देते हैं। एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर ऑब्वियसली सैक्रिफाइस करके जा रहा है अपने शेयर का। तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एम्स रिटायरमेंट। अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम अभी तक बनाते ही आ रहे हैं, हम पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को, क्योंकि इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा इसको ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। तो इसका डेबिट का टोटल आ रहा है 55,000, तो क्रेडिट का टोटल कम आ रहा है, दैट मीन्स लॉस हो गया। माइनस वाली साइड का टोटल ज्यादा है तो दैट मीन्स लॉस हो गया। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट एंड जीज कैपिटल अकाउंट। उनकी रेशियो है 5:3:2, इसमें बांट देंगे इसको। तो ये लॉस आ रहा है 54150, 5:3:2 में बांटेंगे तो 27075 एम का, और आगे है 16245, और उसके बाद जी का है 10830। तो ये तीनों का लॉस उनको ट्रांसफर कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया है, हालांकि जर्नल एंट्रीज पूछा था, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि कितना लॉस या प्रॉफिट आया तो उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब हमें एम को जो पैसे देने हैं उसके लिए एम का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो ये जो भी लॉस होगा एम का वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए हमें बनाना पड़ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि कोई हिडन चीज़ हो तो निकल जाए। और उसके बाद एंट्रीज में क्या करना है, एंट्रीज बहुत इजी होती है, आप कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे बना सकते हो। जो एक्स्ट्रा एंट्रीज है वो मैं बताती हूँ, जैसे कि ये है कि बैड डेट्स विल बी रिटर्न ऑफ 2000, तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। 2000 अब हम क्या करते हैं कि इन बैड डेट्स को रिकवर करा है हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट से। तो यहाँ से दूसरी एंट्री ले लो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, तो इनको कवर कर लिया यहाँ से 2000। मान लो कि प्रोविजन अकाउंट नहीं दे रखा तो हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवर करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट हो जाता। अब जो भी ये बैड डेट हुए हैं, जो भी बचा है 850 का हमारा एक्चुअली बच गए पैसे, 5000 का ओल्ड प्रोविजन था, 2000 के बैड डेट्स हो गए, बाकी बच गया अभी 3000 का प्रोविजन। अभी हमें नया बनाना है, 2150 का ही ज़रूरत है, यानी कि 3000 में से 2150 की ज़रूरत है, तो 850 का हमें गेन हो गया, तो जिसको कि हमने ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। इसी को देख के एंट्री कर दो, एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद ये एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू गुडविल, टू बिल्डिंग अकाउंट, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। उसके बाद लॉस को ट्रांसफर करने के लिए एंट्री क्या करेंगे, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। उसके अलावा अगर कोई एंट्रीज है, एडजस्टमेंट सारी करने के बाद गुडविल की रह गई है, ये मैं अभी बताती हूँ आपको। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम बैलेंस शीट की तरफ देखते हैं कि कहीं लायबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व्स या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो नहीं है, क्योंकि हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री कर देंगे हम, इसकी कर लेते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 to M's capital account, to N's capital account and to G's capital account। 5:3:2 में हम इसको बांट देंगे, तो ये होएगा आपका 15,000, 9,000 एंड 6,000, ये बन जाएगा। एम के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी साइड पे है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, एसेट साइड पे होता है तो डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल का डेबिट बैलेंस जनरली नहीं होता, बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के केस में हो भी सकता है। फिक्स मेथड में, फिक्स कैपिटल अकाउंटिंग मेथड में कभी भी कैपिटल का डेबिट बैलेंस नहीं होता, करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट हो सकता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, तो उसमें कैपिटल का क्रेडिट या डेबिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पे एम का कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटी साइड पे दे रखा है, लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए अगर कैपिटल लायबिलिटी साइड पे दे रखा है तो उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अभी हम एम का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। हमें देखना होता है कोई रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं दे रखे, ये हमने बांट दिया। एसेट साइड पे हमें देखना होता है कि कोई फिक्टिशियस एसेट जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो नहीं दे रखा, क्योंकि उससे हम कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करते हैं इन ओल्ड रेशियो। या कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस तो नहीं दे रखे, क्योंकि उससे भी हमारा कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। जैसे कि इस केस में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे, एसेट का भी डेबिट बैलेंस होता है, अगर लॉसेस का भी डेबिट बैलेंस होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड पे दिया है तो दैट मीन्स उसका डेबिट बैलेंस है, मतलब कि लॉस है, तो इसको हम बांट देंगे पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में। इसके अलावा अगर गुडविल दी होती है, मैं ये बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर एसेट साइड पे गुडविल दी होती है तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। फिलहाल इस लॉस को हम बांट देंगे, लॉस को बांटेंगे तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स मतलब ऑल ही पार्टनर्स बोल लो, M's capital, N's capital, G's capital account debit to profit and loss account। लॉस के अमाउंट से हमारा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। तो ये है हमारा 25,000, इसको हम उनकी रेशियो में बांट देंगे, विच इज 5:3:2। तो 12,500, 7,500 एंड 5,000। तो इस तरीके से हमने अपना ये बैलेंस शीट भी कवर कर ली है। अब हमें देखना है कि हमें एम की रिटायरमेंट पे उसको देना क्या क्या है, तो उसके लिए हमें उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इन्हीं को देख के, रिवैल्यूएशन को देख के, इन्हीं एंट्रीज को देखते देखते हम उसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो एम का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले एम का जो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे हमने लिखा था 1,50,000, इसको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट बैलेंस है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हो गया आपका 1,50,000, ठीक है। रीवैल्यूएशन का लॉस आया था तो इससे एम के कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया था, तो यहाँ पे लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
और ये था हमारा लॉस, लॉस था 27075। और देखो कहाँ कहाँ कैपिटल अकाउंट हमने किया है। जनरल रिजर्व मांटा है, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस मांटा है। जनरल रिजर्व मांटा है तो एम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व, एम का शेयर है 15,000 जो भी इसको मिला है, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 15,000। इसके अलावा हमने यहाँ पे लॉस बांटा है ये वाला 25,000 का, एम के कैपिटल को डेबिट किया 12,500 से, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,500। और उसके अलावा गुडविल का मैंने बोला था अभी हम करते, गुडविल की अमाउंट आई है 3 लाख की। गुडविल की एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग टू रिटायरिंग, रिटायरिंग ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एम का शेयर था 5/10, ये है उनकी ओल्ड रेशो 5:3:2, ठीक है। एम और एन और जी ओल्ड रेशो थी 5:3:2 और एन और जी की न्यू रेशो है 3:2। एम रिटायर हो रहा है तो 5/10, 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो एम का गुडविल है 1,50,000 जिसको कि गेनिंग पार्टनर्स से रिकवर किया जाएगा। अब गेन कितना है, सेक्रीफाइस कितना है, हम बहुत बार कर चुके हैं सेक्रीफाइस और गेन। एन का कितना होगा हमें नहीं पता अभी, किसका सेक्रीफाइस है किसका गेन है, तो एन का है 3/10 ओल्ड था, न्यू शेयर है 3/5। ओल्ड माइनस न्यू अगर पॉजिटिव आता है तो सेक्रीफाइस होता है, और अगर नेगेटिव आता है तो गेन होता है। तो अभी यहाँ पे आ रहा है 10, 3 - 6 -3/10, तो दैट मीन्स गेन है। तो जी का ओल्ड शेयर था 2/10 माइनस न्यू शेयर है 2/5, तो ये हो गया आपका -2/10 यानी कि गेन। तो एन और जी का गेन है 3/10 एंड 2/10, 3:2। तो ये जो हमें गुडविल देनी है एम को, वो हम उनकी एन और जी की गेनिंग रेशियो में दे देंगे, ठीक है। तो क्योंकि एम को गुडविल देनी है तो एम्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितनी गुडविल देनी है उसको, 1,50,000 की उसमें, और फिर हम कर देंगे एन और जी को। तो कितना था एन का, एक मिनट, कुछ एक मिनट, न्यू रेशियो था उनका 2:3, नॉट 3:2, 2:3 था, तो हमें गेनिंग रेशियो दोबारा से कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। तो सेक्रीफाइस और गेन, एन का ओल्ड था 3/10 माइनस न्यू है उसका शेयर 2/5, यानी कि 3 - 4, -1/10 है तो उसका अभी भी गेन ही। और जी का पहले था उसका जी का शेयर 2/10, अभी हो गया उसका 3/10, 3/5, तो 2 - 6 -4/10, तो एन और जी का जो गेन है ना वो है 1:4, 1/10 एंड 4/10, यानी कि 1:4, यानी कि 1/5 देगा गुडविल का एन और 4/5 देगा जी, ठीक है। 1:4 है ना, तो एन देगा 1/5 और जी देगा उसका 4/5, तो 1,50,000 का कितने से करेंगे, 1/5 ऑफ 1,50,000 विच इज 30,000, एंड जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 4/5, ठीक है, 4/5 ऑफ 1,50,000, ये बन जाएगा 1,20,000।
एन को हम डेबिट करेंगे 30,000 से और एन को करेंगे 1,20,000 से। ऐसे आपको लिख के नहीं दिखाना है, ऐसे कैलकुलेट करके यहाँ पे नहीं दिखाना। तो 30 एंड 120, तो यहाँ पे लिख दोगे बाय एन्स कैपिटल अकाउंट 30,000 एंड बाय जी's कैपिटल अकाउंट 1,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे अभी बस। तो 3,15,000 इस साइड का टोटल हो रहा है, इधर का भी टोटल सेम होगा, डेबिट साइड का कम है, तो ये जो भी अमाउंट है बैलेंसिंग फिगर, हम इसको आगे क्या करते हैं, टू बैलेंस सीडी। अब क्या है, एम रिटायर हो रहा है, कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 275 एंड 425, 2,75,425। तो इतने का एम का लोन बन गया जिसको कि हमें उसको पे करना है। ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब है हमें लोन अकाउंट निकालना आ गया कि कैसे निकालते हैं। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर दो तो उससे रिटायरिंग पार्टनर का लोन पता चल जाएगा कि कितना देना है। अगला है एक्स वाई और जेड आर इन पार्टनरशिप 3:2:1 है। जेड रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। आफ्टर एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। जेड की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख, जिसको कि हमें उसको पे करना है। Z is to be paid in 4 equal annual installments from 31st March 2018 along with interest at 10% per annum। तो Z को हमें पे करना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि 25,000 ईच, 25,000 की 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो 25,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, और अलोंग विद इंटरेस्ट भी पे करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, हमें इंटरेस्ट भी पे करना है और इंस्टॉलमेंट पे करनी है। इस तरह से 4 इंस्टॉलमेंट्स में हमने जेड का लोन अकाउंट बना देना है। प्रिपेयर जेड्स लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। तो उसका लोन अकाउंट बनाओ जब तक कि उसकी पूरी अमाउंट उसको दे दी नहीं जाती। तो फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। आपको अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया ना, तो आपने एज्यूम करना है कि 31st मार्च को फर्म अपनी बुक्स क्लोज करती है। अगर कभी कोई चेंज आया क्वेश्चन में तो आपको वो दे देंगे कि 31 दिसंबर अगर कभी होगा तो 31 मार्च को फर्म अपने अकाउंट को क्लोज करती है। तो हमें बनाना है जेड का लोन अकाउंट, कितने पैसे देने हैं हमने उसको, 1 लाख। तो जेड की कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था, इसको क्लोज करने के लिए इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और ट्रांसफर करेंगे उसके उसके लोन अकाउंट में 1 लाख। तो अब हम बनाते हैं उसका लोन अकाउंट। 10% पर एनम से इंटरेस्ट देना है हर साल, और पहली इंस्टॉलमेंट हमें देनी है 31 मार्च 2018। तो हम बनाते हैं यहाँ पे उसका जेड का लोन अकाउंट। डेट का कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है इधर। तो हम बनाते हैं जेड का लोन अकाउंट। सबसे पहले एंट्री है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट। कब रिटायर हुआ है वो, 2017। पहले ईयर लिखते हैं, मंथ लिखते हैं, देन डेट। तो बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो 1 लाख रुपीज हमें उसको देने हैं, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू हो रही है
31 मार्च 2018 से ये है 2017 अप्रैल 1, तो जब पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब तक का हम पहले उसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, यानी कि 2018 मार्च 31। तो लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। जब भी इंटरेस्ट दिया जाता है तो पहले ड्यू किया जाता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है फर्म के लिए। ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड व्हेन दे इंक्रीज, तो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, तो इसको ड्यू किया जाता है। फिर उसके बाद जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पहली इंस्टॉलमेंट पे, देन अगेन हर साल इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, फिर जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये करते जाना है। तो पहली इंटरेस्ट ड्यू करनी है, हमें क्या करना है, हमें एक चीज देखनी है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करते जाना है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। पहले तो 1 लाख जो हमने इसको पे करना है, अभी हमने उसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी 31 मार्च 2018 को, यानी कि एक साल के बाद पूरे, तो हमें इस पूरे एक साल हमने उसके 1 लाख को यूज किया है, तो इस 1 लाख के ऊपर 10% पर एनम से हम उसको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो पहला इंटरेस्ट देंगे 10% पर एनम से 1 लाख पे, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, तो 10,000 इधर लिखा, 1 लाख 10,000। अब सेम डेट को, ठीक है, इसी डेट को 2018 मार्च 31 को हम उसकी पेमेंट कर देंगे पहली इंस्टॉलमेंट की। तो एंट्री क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट। इंस्टॉलमेंट थी 4, यानी कि 25,000 ईच, तो हमें 25,000 की प्रिंसिपल वैल्यू पे करनी है और इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसको कैसे पे करना है, 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी कि इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट वैल्यू दोनों को पे करना है। और आपको ना क्वेश्चन में अलग अलग दिखाना है कि ये जो पे हम कर रहे हैं 35,000, इसमें से कितना प्रिंसिपल है और कितना इंटरेस्ट है, ये दिखाना कंपल्सरी है। तो अब हम वैसे भी ये काम आने वाला है, वो कैसे अभी मैं बताती हूँ आपको। तो सेम डेट को बाकी का बैलेंस यहाँ पे लिख दो, बाकी बच गया यहाँ पे 1,10,000 करने के लिए, यहाँ पे बाकी बच गया 75,000 की बैलेंसिंग फिगर आ गई। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर तो 75,000, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको करेंगे टू बैलेंस सीडी किया, नेक्स्ट डेट को यानी कि 2018 अप्रैल 1 को लिख दोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 75,000, इसी को हमने अगली डेट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब ये जो मैंने बोला था कि यहाँ पे दिखाना जरूरी है, उसकी यूज बताती हूँ। 1 लाख आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 25,000 हमने प्रिंसिपल पे कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट को नहीं हम माइनस करते, 25,000 हमने पे कर दिया, बाकी अभी आउटस्टैंडिंग कितना बच गया, 75,000। अब ये जो इंटरेस्ट लगेगा अगला इस अमाउंट पे लगेगा, फिर से अगला साल आया मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो 10% ऑन 75,000, तो ये हो जाएगा आपका 7,500, 82,500। सेम डेट को, इसी डेट को यहाँ पे हमने इसको पे कर दिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो लिखेंगे क्या, टू बैंक अकाउंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 25,000 प्लस इंटरेस्ट है 7,500, तो ये हो जाएगा 32,500। बाकी का हम कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, तो 82,500 बैलेंसिंग फिगर आ रही है 50,000, इसको हम नेक्स्ट डेट को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा आपका 50,000। अब फिर से 2020 को मार्च 31 को इंटरेस्ट ड्यू कर दो, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 75 में से अब फिर से 25 प्रिंसिपल पे कर दिया, तो अभी हमारा आउटस्टैंडिंग कितना बच गया,
50,000। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 10% ऑन 50,000, 5,000, 55,000। अब इसको पे कर दो 20 सेम डेट को, मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 25,000 प्लस 5,000 ये इंटरेस्ट, तो ये आ गया आपका 30,000। ठीक है, तो फिर से टू बैलेंस सेम डेट को, टू बैलेंस कैरी डाउन 55,000, बैलेंसिंग फिगर आ गई 25,000। इसको नेक्स्ट डे को यानी कि अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो 25,000। अब इस 50 में से फिर से ये 25 दे दिए, तो ये 25,000 बच गए। तो अगली मार्च 31 को फिर से इंटरेस्ट ड्यू कर दो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10% ऑन 25,000, तो 2500 27500। और सेम डेट को इधर मार्च 31 को टू बैंक अकाउंट 25,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस ये 2500 का इंटरेस्ट, तो 27500 इसको पे कर देंगे और ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। X, Y and Z were in partnership, sharing profits and losses in the equally. Z retired from the firm. After adjustment, his capital account shows a credit balance of 1 lakh as on 1st April 2018. Z is to be paid in two equal installments of 37,500 each, including interest at the rate of 10% per annum. लास्ट क्वेश्चन में था कि इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट, यानी कि पहले इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे था 37,500 की दो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स देनी है जिनके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, मतलब शामिल है ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर। पहले दो इंस्टॉलमेंट देनी है एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। पहले 2 सालों में 37,500 देने हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा इंक्लूडेड, और थर्ड ईयर में जितना भी इंटरेस्ट बनता होगा वो दे देंगे और जितना भी बैलेंस बचता होगा आउटस्टैंडिंग वो दे देंगे। तो अभी हमें बनाना है Z का लोन अकाउंट। देखो अभी पहले तो क्रेडिट बैलेंस है उसका 1 लाख का, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो इसको क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करेंगे, यानी कि Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z's लोन अकाउंट। तो हम कर देते हैं यहाँ पे 2018 अप्रैल 1 को बाय Z's कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब है दो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देते जाना उसको, ठीक है। तो 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट ड्यू कर दो मार्च 31। यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ आउटस्टैंडिंग 1 लाख, अभी आउटस्टैंडिंग है 1 लाख, 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट ये है 10% ऑन 1 लाख, पहले इसी के ऊपर लग जाएगा 10,000, तो 1 लाख 10,000 आ गया। अब सेम डेट को इसी डेट को पे कर दोगे तो 2019 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। हमें क्या लिखा है 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अगर इसके अंदर 10,000 का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होएगी 27,500। तो हम इसको प्रिंसिपल को अलग और इसको अलग करके दिखाएंगे और बाकी का लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000। बैलेंसिंग फिगर आ रही है 72,500। तो 2019
अगली डेट को यानी कि अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,500। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जितना प्रिंसिपल दे दिया उसको माइनस कर देंगे। हालांकि आपको लग रहा हो कि इसी के ऊपर तो हम इंटरेस्ट निकालते जा रहे हैं, तो इसी को क्यों नहीं देख के निकालते, बट आने वाले क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है इंस्टॉलमेंट दी जाती है बीच में कहीं पे साल में, जैसे 30 सितंबर को दी, जैसे कि 30 सितंबर को फिर नहीं, जैसे बीच में 30 जून को दी, उसके बाद 31 दिसंबर को दी। तो जब ऐसी डेट्स आती हैं तो आप इसको नहीं कंसीडर कर सकते, तो आपको यही मेथड करना पड़ेगा। तो बेटर है कि पहले ही कर लेते हैं। 1 लाख का ड्यू था जिसमें से 27,500 का दे दिया, बाकी बच गया इतना ही 72,500। अब अगला इंटरेस्ट हम इस पे ड्यू करेंगे, तो 2020 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10% on 72,500, तो 7250 052 79250। तो अभी हम इसको इधर लिखेंगे सेम डेट को जब इंटरेस्ट ड्यू किया है 31 मार्च को, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक अकाउंट 37,500, इसमें से 7250 का तो इंटरेस्ट है, बाकी कितना बच गया तो हम देख लेते हैं। 37,500 में से 7250 का इंटरेस्ट है, तो बाकी 30,250 का प्रिंसिपल पेमेंट है। तो टू बैंक अकाउंट टू बैलेंस CD 79250, बैलेंसिंग फिगर हमारी आती है 42250। नेक्स्ट डेट को यानी कि 2020 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42250। अब फिर से 2021 को मार्च 31 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10% ऑन। अब फिर से देखते हैं 72500 में से अब कितना पे किया अभी 30250, तो 30250 को माइनस कर दो तो हमारा 42250 आता है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो हम निकाल लेते हैं इसके ऊपर 42250 पर आ जाएगा 4225, ये हो जाएगा आपका 46475। वहां पे लिखा था जितना बच जाएगा थर्ड ईयर में वो पे कर देना, ठीक है, तो फिर हम इसको पे ही कर देते हैं और लिखेंगे क्या 2021 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट 46475 सारा पे कर दो, जिसमें कि 42250 का आउटस्टैंडिंग था प्लस 4225 का हमारा इंटरेस्ट था, तो पूरे का पूरा थर्ड ईयर में पे कर देंगे। अगला क्वेश्चन है PQR were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:3:1. Q retired from the firm. After all the adjustments, his capital shows a credit balance of 2,20,000. तो उसको हमें देने हैं 2,20,000। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको पे करने के लिए उसको डेबिट कर देंगे। After all the on 1st April 2019, X is to be paid 60,000 by check immediately and balance in 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। सेमी एनुअल का मतलब होता है हाफ ईयरली, यानी कि साल में 2 बार देनी है इंस्टॉलमेंट, हर 6 महीने बाद, along with interest at 10% per annum on the unpaid amount. तो prepare Q's loan account till he is paid the amount due to him. सबसे पहले तो जो उसकी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था उसको, उसमें से हमने 60,000 उसको इमीडिएटली पे कर दिया, यानी कि हमने क्या किया Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू, साथ के साथ पे कर दिया 60,000, बाकी का हमने उसको उसके
लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 1,60,000। ठीक है, तो अब हमने लोन अकाउंट बनाना है, वो हम बनाते हैं लोन अकाउंट। तो हम बनाएंगे क्यूज लोन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो सबसे पहले बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। क्यू के लोन को क्रेडिट किया 1,60,000 तक, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 1,60,000। ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा है, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, तो बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट 1,60,000। देना कैसे उसको, बैलेंस इन 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। अच्छा, कितने पैसे देने हैं हमने उसको, 1,60,000 देने हैं। 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स यानी कि 40,000 हर 6 महीने बाद अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ठीक है, ऐसे करके हमने देने हैं उसको पैसे। तो ये सबसे पहले तो हम डेट को नहीं भूलना यहाँ पे। तो डेट कौन सी थी, जब वो रिटायर हुआ था और जब ऐसे बैलेंस को ट्रांसफर किया, अप्रैल 1। अच्छा, अप्रैल 1 के बाद 6 महीने खत्म होते हैं 30 सितंबर, और देन 6 महीने खत्म होते हैं 31 मार्च। तो पहली इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर, देन 31 मार्च, फिर 30 सितंबर, फिर 31 मार्च, ऐसे करके हमने उसको पे करते जाना है। ये मैंने साइड पे इसलिए एक तो आपको लिख के दिखाया, क्योंकि यहाँ पे आपको मैटर करेगा वो कि आपको डेट लिखनी पड़ेगी। तो पहली इंस्टॉलमेंट दी है उसने इसी साल सितंबर 30 को, तो उस डेट को हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट को ड्यू कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट को हम ड्यू कर देंगे। तो अब आपको डेट्स का आइडिया लग गया, 30 सितंबर एंड देन 31 मार्च। ठीक है, तो पहला इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। अब हमने अभी तक कोई पैसा नहीं दिया था, तो इसी पूरी की पूरी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1,60,000, उसके ऊपर 10% से हम निकाल लेते हैं। तो 1,60,000, लेकिन 6 मंथ्स का, क्योंकि 6 मंथ्स के लिए यूज किया, पहले इंस्टॉलमेंट दे दी, तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये आपका आ जाएगा 8,000। ठीक है, साथ के साथ ही हम इसी डेट को, जैसे इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, सेम उसी डेट को यहाँ पे उसको पहली इंस्टॉलमेंट दे दो। तो लिखेंगे क्या, टू बैंक अकाउंट। कैसे देना है, 40,000 की इंस्टॉलमेंट देनी है हर साल, प्लस इंटरेस्ट देते जाना है। तो पहला इंटरेस्ट है 8,000 का, यहाँ पे लिख दो, तो 48,000 पहले इंस्टॉलमेंट पे कर दी। ठीक है, अब आया 31 मार्च, अगला साल आ गया और 31 मार्च आ गया, फिर से इंटरेस्ट ड्यू कर दो। अब इंटरेस्ट कितने पे ड्यू करना है, आउटस्टैंडिंग था 1,60,000, कितना पे कर दिया उसको माइनस कर दो, यानी कि 40,000 को माइनस कर दो, बाकी बच गया 1,20,000। तो हम इंटरेस्ट देंगे 10% ऑन 1,20,000 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा आपका 6,000। सेम डेट को फिर से दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दो। तो मार्च 31 टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम है 40,000 प्लस 6,000 इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा आपका 46,000। अब हम, साल की क्लोजिंग होती है 31 मार्च को, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,74,000। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सेम डेट को, टू बैलेंस कैरी डाउन 1,74,000, और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी आपकी, जो कि है 80,000। अभी 31 मार्च गया, फिर से 30 सितंबर आ गया सेम ईयर का। पहले तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये जो टू बैलेंस सीडी है ना, सबसे पहला काम है इसको हमें ब्रॉट डाउन करना है नेक्स्ट डेट को, यानी कि अप्रैल 1 को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। अब क्या आया 30 सितंबर,
सितंबर 30 इंटरेस्ट ड्यू करने का टाइम, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,20,000 बचे थे हमारे आउटस्टैंडिंग, उसमें से हमने 40,000 दे दिए प्रिंसिपल वैल्यू, तो बाकी कितना बच गया 80,000। तो 80,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट दे देंगे, तो 10% ऑन 80,000 फॉर 6 मंथ्स, ये आ जाएगा आपका 4,000। इंटरेस्ट ड्यू किया, सेम डेट को इधर हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी सितंबर 30 टू बैंक अकाउंट, इंस्टॉलमेंट दिया 40,000 का प्लस इंटरेस्ट दिया, ये आ गया 44,000। अब फिर से लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट 2021 को मार्च 31 को बाय फिर से इंटरेस्ट अकाउंट। मैं यहाँ पे टिक इसलिए करती जा रही हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि क्या रह गया, उसको माइनस करना है इंटरेस्ट निकालने के लिए। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बचा था 80,000, जिसमें से 40,000 पे कर दिया, तो बाकी बच गया 40,000, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे 40,000 फॉर 6 मंथ्स, तो ये आ जाएगा आपका 2,000। तो यहाँ पे बस इसको क्लोज कर दो, ये वाले डेट को, सेम डेट को हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, तो टू बैंक अकाउंट 40,000 की इंस्टॉलमेंट, 2,000 का इंटरेस्ट, तो ये आ गया आपका 42,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च 2018 ऑफ मैसर्स गोपी कृष्ण एंड राम हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ गोपी कृष्ण एंड राम। ठीक है, तो उनकी ये बैलेंस शीट दे रखी है। गोपी रिटायर हो रहा है 2018 को 1 अप्रैल को, ये टर्म्स हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 21,000। गुडविल का क्या करना है, हमें गोपी को उसका शेयर दे देना है। गेनिंग डेबिट टू, अगर कोई सेक्रीफाइसिंग है तो, और टू रिटायरिंग। टू सेक्रीफाइसिंग इसलिए लिखते हैं क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर ऑलरेडी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको तो क्रेडिट करना ही है उसकी गुडविल के अमाउंट से, अपने शेयर को सेक्रीफाइस करके जा रहा है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है। ये कृष्ण एंड राम कुछ कैश लेके आए गुप्पी को देने के लिए, और उसको फिर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट 9% पर एनम। जरा सा गो थ्रू किया है क्वेश्चन को, हम इसको प्रॉपर्ली अभी सॉल्व करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, गोपीज लोन अकाउंट बनाओ। तो हम जल्दी से इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। गुडविल है फर्म की 21,000, तो हमें कैपिटल अकाउंट भी बना लेना चाहिए, साथ साथ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तीनों के कैपिटल अकाउंट्स बनाने को बोला हुआ है, तो गोपी कृष्ण एंड राम। गुडविल है 21,000 की, ठीक है, गुडविल है 21,000 की। उनका शेयर है, गोपी कृष्ण एंड राम का शेयर है 4:2:1। तो गोपी रिटायर हो रहा है, गोपी का शेयर है 4/7, यानी कि गोपी शेयर ऑफ इज 21,000 का 4/7 यानी कि 12,000। ठीक है, तो 3,000, 12,000 हमें देना है गोपी को। हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में इजी है क्योंकि कुछ न्यू रेशियो कुछ नहीं दे रखा, तो मैंने आपको जैसे बताया था, अगर न्यू रेशियो कुछ नहीं दे रखा होता तो वही उनकी
न्यू रेशियो बन जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स की, वही उनकी गेनिंग रेशियो बन जाती है रिमेनिंग पार्टनर्स की। तो इजी हो गया काम, यही उनकी न्यू रेशियो है, यही उनकी गेनिंग रेशियो है। यानी कि कृष्ण's कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गोपी। तो 2/3 देगा कृष्ण और 1/3 देगा राम। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं इसकी गुडविल। ठीक है, तो बाय कृष्ण's कैपिटल अकाउंट बाय राम्स कैपिटल अकाउंट 2/3 ऑफ 12,000 इज 8,000। गोपी के कॉलम में दोनों को क्रेडिट कर देंगे। बाय कृष्ण बाय राम लिख के गोपी के कॉलम में, और टू गोपीज कैपिटल अकाउंट लिख के कृष्ण और राम को डेबिट कर देंगे रिस्पेक्टिव अमाउंट से। ये हो गया आपका। ठीक है, अब है रिवैल्यूएशन। स्टॉक की रिवैल्यूएशन हो गई 12,000, यानी कि पहले था 15 का, अभी 12,000 तो कम हो गया। तो टू स्टॉक अकाउंट कितने से कम हुआ है? 3,000 से। डेबिट पे दिखा दो। सन्ड्री डेटर्स 10,500, कुछ नहीं है प्रोविजन वगैरह, सीधे सीधे हम इसको बढ़ा देते हैं। 11,000 कम कर देते हैं। 11,000 था, 10,050 500 हो गया, यानी कि 500 से डेटर कम हो गए। एसेट कम होती है तो डेबिट में लिखते हैं, 500 से कम हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग 22,600, पहले थी 20,000, 2,600 से बढ़ गई तो क्रेडिट पे लिखेंगे। एसेट बढ़ती है तो क्रेडिट पे लिखते हैं। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 2,600। और उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी 25,000, 26,500 की थी, कम हो गई तो डेबिट में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। 1,500 से कम हो गई। सन्ड्री क्रेडिटर 14,000 के हो गए, पहले थे 15 के, अभी कम होके 14 के हो गए। लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो मतलब क्रेडिट पे लिखेंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने से कम हो गए? 1,000 से, यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। तो इसका टोटल आता है 5,000 डेबिट साइड का। क्रेडिट का कम आ रहा है तो दैट मीन्स लॉस है, डेबिट का ज्यादा आ रहा है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, यानी कि गोपी कृष्ण एंड राम की ओल्ड रेशियो में, विच इज 4:2:1 में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लॉस आ रहा है 1,400 का, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे 800, 400 एंड 200 में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब इस लॉस को हम इनके कैपिटल अकाउंट में भी दिखा देते हैं साथ के साथ ही, ताकि छूट नहीं जाए। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 800, 400 एंड 200। ठीक है, अच्छा ये लास्ट वाला पॉइंट जो है ये मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले उसके पहले हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। देखना है कि लायबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व्स पड़े हुए हैं तो उसको ट्रांसफर कर दो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या इधर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स, उनको ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में। गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर दो। ये गुडविल मुझे दिख रही है 7,000 की, तो हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके। तो लिखेंगे क्या? टू गुडविल अकाउंट, राइट ऑफ कर दो टू गुडविल 7,000 उनकी ओल्ड रेशियो में, 4,000, 2,000 एंड 1,000 राइट ऑफ कर दो। देखते इधर कोई फिक्टिशियस एसेट तो नहीं है, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो उससे भी हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट की ये बैलेंसेस दे रखे हैं, क्रेडिट बैलेंसेस हैं क्योंकि लायबिलिटी साइड पे है, तो इसको हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में। तो ये हो जाएगा आपका 30,000 दे रखा है, 20,000 एंड 15,000। और देखते हैं और क्या है लायबिलिटी साइड पे। जनरल रिजर्व है, उसको भी बांट दो। ठीक है, जनरल रिजर्व को बांट देते हैं 10,500 इन देयर ओल्ड रेशियो, तो बांट देंगे बाय जनरल रिजर्व, उनकी ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 4:2:1 में। ओके, तो ये हो गया यहाँ तक। अब है लास्ट पॉइंट। कृष्ण एंड राम इंट्रोड्यूस 20,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली इनटू द बिजनेस। तो कृष्ण एंड राम इतने पैसे लेके आए बिजनेस में, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्ण's कैपिटल अकाउंट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। जब पैसे लेके आते हैं तो दैट मीन्स उनकी कैपिटल बढ़ गई ना, तो उनकी कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। कृष्ण लेके आया है 20,000 और राम लेके आया है 5,000।
एंड 16,200 वर टू बी पेड टू गोपी। गोपी को दे दिए पैसे, तो गोपीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने पैसे दे दिए उतने से उसकी कैपिटल कम कर दो क्योंकि इतने पैसे तो दे दिए, और बाकी को ट्रांसफर कर दो उसके लोन अकाउंट में, यानी कि टू गोपीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जिसको कि हमें देना भी है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। इसको बाद में करते हैं, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट को। तो अभी इसको कंप्लीट करने के लिए बैलेंसिंग करते हैं इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गोपी का इधर का टोटल आ रहा है 48,000, इधर का जो भी कम आ रहा है बैलेंसिंग फिगर उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, जो आ रहा है 27,000, तो इसका अकाउंट हो गया क्लोज। बाकी सबको टू बैलेंस सीडी कर दो, इसका आ रहा है 43,000 और इसका आ रहा है 21,500, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है। ओके, यहाँ पे थोड़ा जगह का टू बैलेंस सीडी करके हम इनको क्लोज कर देते हैं इन सबको। यहाँ पे आ रहा है 43,000, 21,500, इसको गोपी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, कृष्ण और राम को टू बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल्स दिखाएंगे उनको 32,600 और 16,300, ये इनकी कैपिटल्स आ गई आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, जिसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बाद में। अब हम बना लेते हैं गोपी का लोन अकाउंट, उसको हमें देने कितने पैसे हैं 27,000, तो कर ही लेते हैं इसको भी कंप्लीट। 27,000 हमने इसको देने हैं, तो गोपी का लोन अकाउंट बनाएंगे। $27,000 देने हैं, तो हम इसको लिख देंगे, साल है 2018 अप्रैल 1, बाय गोपीज कैपिटल अकाउंट 27,000। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कंडीशंस रखी हैं हमने। बैलेंस ड्यू टू गोपी वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट एट 9% पर एनम, तो 3 इंस्टॉलमेंट्स में देना है अलोंग विद इंटरेस्ट। ठीक है, अलोंग विद इंटरेस्ट, तो 27,000 को 3 से डिवाइड करो, 9,000 की इंस्टॉलमेंट होगी प्लस इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट होगा, तो हम इसको करेंगे। तो पहले तो ड्यू कर लेते हैं इंटरेस्ट, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अभी है 27,000, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे मार्च 31 को, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 9% है ऑन 27,000, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो ये आ जाएगा आपका 2430, तो 29430 इसका टोटल आ रहा है। सेम डेट को हम इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं, सेम डेट को, जिस डेट को इंटरेस्ट ड्यू किया, तो मार्च 31 टू बैंक अकाउंट हमें देनी है इंस्टॉलमेंट की प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 2430 का, तो ये आ जाएगा आपका 11,430। सेम डेट को टू बैलेंस कैरी डाउन, बाकी का हम कर देंगे, ये आएगा 18,000। अगले दिन को 2019 अप्रैल 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। ओके, 27,000 में से 9,000 हमने पे कर दिया, तो बाकी बच गया 18,000, इसके ऊपर हम इंटरेस्ट ड्यू कर देते हैं मार्च 31, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 9% ऑन 18,000, तो ये हो जाएगा आपका 1620, तो 19620
टोटल आ गया। सेम डेट को, जिस डेट को इंटरेस्ट ड्यू किया, पेमेंट कर दो March 31 टू बैंक अकाउंट। पहली इंस्टॉलमेंट 9000 प्लस 16 सेकेंड इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 1620 आ गया 10,620। बाकी का टू बैलेंस CD कर देंगे। 9000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है। नेक्स्ट डेट को हम कर देंगे इसको बाय बैलेंस ब्रॉट अप। इसको इधर 2020 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9000। फिर से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे March 31 अगली को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 18,000 आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से 9,000 हमने पे कर दिया प्रिंसिपल, तो बाकी बच गया 9,000। इसके ऊपर अब हम इंटरेस्ट लगा देंगे, तो 9% ऑन 9,000 फॉर फुल ईयर 810। लास्ट इंस्टॉलमेंट है हमारी। तो सेम डेट को March 31 को हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट 9,000 प्लस 810 का इंटरेस्ट, तो 9810। इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का लास्ट, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।